तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं सोशियोलॉजी का अगला रिवीजन पेपर 2 की ये यूनिट है औपनिवेशिक शासनकाल का भारतीय समाज पर प्रभाव। तो ये अध्ययन करते हैं, आज इसका रिवीजन कर रहे हैं। औपनिवेशिक शासन का भारतीय समाज पर प्रभाव। भारतीय समाज कभी भी स्थिर नहीं रहा और कुछ आंतरिक कारकों, अंतर्जात स्रोतों जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म का प्रभाव, भक्ति आंदोलन और सुधार आंदोलन आदि कुछ बाह्य कारकों जैसे बहिर्जात स्रोतों, शुंग वंश, हुंग, शक, हुंड, कुषाण और का प्रभाव, इस्लाम धर्म का प्रभाव और पश्चिम आदि का प्रभाव आदि के प्रभाव स्वरूप भारतीय समाज में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। लेकिन अंग्रेजी शासन काल के पूर्व भारतीय समाज में जो भी परिवर्तन हुआ वह मुख्यतः समाज में परिवर्तन था, क्योंकि इस काल तक भारतीय समाज में मूल स्वरूप परंपरागत ही बना रहा। यानी भारत का स्वरूप जो है परंपरागत बना रहा और उसमें हर चीज़ आती गई और जुड़ती गई। भारतीय समाज में समाज का परिवर्तन की प्रक्रिया अंग्रेजी शासनकाल यानी औपनिवेशिक शासनकाल के में प्रारंभ हुई, जहाँ परंपरागत भारतीय समाज आधुनिक समाज की दिशा में परिवर्तित होना शुरू हुआ, जो आज़ादी के बाद और ज़्यादा तीव्र हो गया। इसीलिए भारतीय समाज में परिवर्तन को मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें औपनिवेशिक शासनकाल। तो औपनिवेशिक शासनकाल में जो परिवर्तन हुआ वो इस अध्याय में समझेंगे और स्वतंत्रता के बाद जो परिवर्तन हुआ इसके आगे के में समझेंगे। तो उसमें 1991 के आर्थिक सुधार हुए और वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप भी उसमें परिवर्तन आया। तो परंपरागत स्वरूप जो था उसके बारे में, परंपरागत स्वरूप कैसा था, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण हुआ। तो किस तरह से हुआ? परंपरा का अर्थ है अतीत से हस्तांतरित विश्वास एवं व्यवहार का एक पुंज, जिसमें धर्म की प्रधानता थी, पारलौकिकता थी, सोपानिकता, पराधीनता आदि लक्षण पाए जाते थे, को परंपरा की संज्ञा दी जाती है। इसलिए इस प्रकार परंपरा के निम्नलिखित लक्षणों की चर्चा, यानी अतीत में जो पहले का समाज था, परंपरागत समाज था, उसमें क्या था? धर्म की प्रधानता थी, ईश्वर केंद्रित था और पारलौकिकता थी, सोपानिकता थी और सामूहिकता थी। लेकिन आधुनिकता का अर्थ क्या है और इसके लक्षण? तो आधुनिक में तर्क, बुद्धिवाद और मानवतावाद केंद्रित विचारधारा आई, यानी बुद्धिवाद और मानवतावाद और केंद्रित विचारधारा आई। इसमें मूल्य व्यवस्था को आधुनिकता की संज्ञा दी जाती है, यानी इसमें निम्नलिखित चर्चा की जाती है। इसमें तर्कवाद, विज्ञान की प्रधानता है, यानी तर्कवाद आया और विज्ञान की प्रधानता आई और मानवतावाद आया। यह लौकिकता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और व्यक्तिवाद आया। नोट है कि किसी परंपरागत समाज का आधुनिक समाज के रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया को आधुनिकीकरण की संज्ञा दी जाती है। भारतीय परंपरा का लक्षण। भारतीय परंपरा के क्या लक्षण है? तो भारत की परंपरा में धर्म की प्रधानता थी, ईश्वर पर केंद्रित था, अलौकिकता यानी पारलौकिकता पर विश्वास था, यानी परलोक के ऊपर लोग विचार बात करते थे, सोपानिकता थी, पराधीनता यानी दूसरों के अधीन थे और लोचशीलता थी, सहिष्णुता का गुण था और अनुकूलन की क्षमता थी, सात्वीकरण की प्रधानता थी। ये विशिष्ट लक्षण थे। भारत में आधुनिकीकरण की शुरुआत किस तरह हुई? भारतीय मूल्य व्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ। फिर भारतीय मूल्य हैं जो मूल्य व्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ, शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ, राजनीतिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ और आर्थिक व्यवस्था का भी आधुनिकीकरण हुआ। यानी जो समाज के मूल तत्व हैं, जैसे मूल्य है, शिक्षा, प्रशासन, राजनीति, आर्थिक, इन सब का आधुनिकीकरण हुआ और मुख्यतः बृहद संरचना का आधुनिकीकरण हुआ और गांव, परिवार, औपनिवेशिक आदि काल में कम प्रभावित हुए।
लेकिन गांव कम प्रभावित हुए इससे। औपनिवेशिक भारत में आधुनिकीकरण की प्रगति, यानी औपनिवेश काल जब था तो भारत में आधुनिकीकरण किस तरह से हुआ। तो औपनिवेशीकरण की उपरोक्त प्रकृति के प्रति 3 तरह की प्रक्रियाएं दिखती हैं। जैसे पहले परंपरा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का विरोध, परंपरा जो थी उसने आधुनिकीकरण का विरोध किया, फिर आधुनिकीकरण द्वारा परंपरा का विस्थापन कर दिया गया। लेकिन भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, यानी भारत की जो परंपरा थी उसका आधुनिकीकरण हुआ, ये तीसरी प्रक्रिया है। तो भारतीय परंपरा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का विरोध ये मानते थे कि भारत में पश्चिम द्वारा लाई गई समस्त उपलब्धियां परंपरागत भारत में भी घटित हो चुकी हैं, इसलिए ये भारत में पुरानी परंपरा को वापस लाना चाहते थे। तो परंपरा आधुनिकीकरण का विरोध कर रही थी, वे कहते हमारे यहाँ तो पहले से ये सब है, तो लेकिन ऐसा है नहीं उतना, तो पुरानी परंपरा को इसका विरोध कर रहे थे। उपरोक्त प्रक्रिया निर्जाति केंद्रिता की विचारधारा से ग्रसित थी, जो तर्कसंगत और व्यवहारिक नहीं थी, और यह व्यवहार में सफल भी नहीं रही, क्योंकि परिवर्तन के समकालीन दौर में समाज को पीछे की ओर ले जाना सही और तर्कसंगत नहीं था। पीछे की ओर जाना थोड़ी ना सही है। फिर आधुनिकीकरण द्वारा परंपरा का विस्थापन किया गया। इसके समर्थक जो हैं, इसके समर्थकों के अनुसार भारतीय परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। जहां भारतीय परंपरा ने आधुनिकता का विरोध किया, तो वहीं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने भी परंपरा को विस्थापित किया। अर्थात भारत में आधुनिकता परंपरा के विस्थापन द्वारा ही आई है, यानी परंपरा का विस्थापन होगा तब आधुनिकता आई है, ऐसे विचारक कहते हैं। यह मान्यता भी विदेशी केंद्रिता, यानी विदेशी केंद्रिता, जीनो सेंट्रलिज्म अतर्कसंगत रही है। यह अतर्कसंगत इसलिए रही है क्योंकि पूर्णतः विस्थापन नहीं कर पाई है, क्योंकि यह विदेशी केंद्रिता से ग्रसित है, यानी विदेशी जो सोच है उससे ग्रसित है, तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इसमें भारतीय परंपरा की विशिष्टता एवं निरंतरता की अवहेलना की है, क्योंकि भारत की परंपरा आज भी देखी जाती है तो इसकी निरंतरता की अनदेखी की गई है। जो परंपरा हजारों वर्षों से तमाम सांस्कृतिक आक्रमणों को झेलते हुए अपनी निरंतरता को बनाए हुए है, वह आधुनिकता के आने से विस्थापित नहीं हो सकती, इसलिए यह प्रक्रिया व्यवहार में सफल नहीं रही है। फिर है परंपरा का आधुनिकीकरण। तो प्रतिवाद के समर्थक, इसके समर्थक हैं जो इसके समर्थक में रुडोल्फ हैं और मिल्टन हैं और यूगेंस हैं। इन्होंने अपनी अपनी पुस्तकों में बताया है। इनकी मान्यता क्या है? भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया औपनिवेशिक शासन काल में प्रारंभ हुई और स्वतंत्रता के बाद तीव्र हो गई। तो औपनिवेशिक शासनकाल में आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता के बाद और तीव्र हो गया। फिर आधुनिकीकरण और परंपरा के मत कुछ संबंधों में टकराव और आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया में कुछ भारतीय परंपरा का पूर्णतः विस्थापन नहीं हुआ, मतलब टकराव हुआ है लेकिन इसका पूर्ण विस्थापन तो नहीं हुआ है। भारतीय परंपरा ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के साथ अपने अनुकूलन किया है, यानी परंपरा ने आधुनिक रूप में थोड़ा अपना अनुकूलन किया और परिवर्तन के साथ अपनी निरंतरता को बनाए रखा है। भारतीय परंपरा का विस्थापन नहीं बल्कि परंपरा का आधुनिकीकरण हुआ है, संभव हुआ, और भारत ने परंपरा और आधुनिकता का सह अस्तित्व बनाए रखा है, यानी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इन विद्वानों के अनुसार भारतीय परंपरा ने भी कई रूपों में आधुनिकीकरण को संपोषित किया है, यानी परंपरा ने भी आधुनिकता को कुछ दिया है, ऐसा नहीं है कि आधुनिकता बस है। भारत ने परंपरा के आधुनिकीकरण के लिए उत्तरदायी कारक हैं। तो क्या कारक है? तो इन विद्वानों ने भारत में आधुनिकीकरण और परंपरा के मध्य संबंधों की प्रवृत्ति के लिए परंपरा की कुछ विशेषताओं को उत्तरदायी ठहराया है। जैसे भारत में लोचशीलता थी, अनुकूलन की क्षमता थी, परंपरा में पहले से अनुकूलन की क्षमता थी, सात्मीकरण की प्रवृत्ति थी, सहिष्णुता थी, यानी किसी को भी स्वीकार कर लेना, उनका विरोध नहीं करना, साथ साथ चलने की उनकी प्रवृत्ति थी भारत की परंपरा में। तर्क एवं निर्वचन एवं विरोध की छूट थी, इसमें तर्क कर सकते थे, विरोध कर सकते थे, इस बात की पूरी छूट थी। उपरोक्त तीसरी मान्यता की आलोचनाएं हैं कि
भारतीय परंपरा एक आधुनिकता सदैव एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। आलोचक ऐसा कहते हैं कि परंपरा आधुनिकता की सदैव विरोधी रही है और भारतीय परंपरा में निहित पारलौकिकता, अतार्किकता, सोपानिकता, पराधीनता जैसे लक्षणों में भारत में आधुनिकीकरण और औद्योगिक विकास और पूंजीवाद के विकास की प्रक्रिया को बाधित किया है। तो जो भारत की पुरानी सोच थी, पारलौकिकता, तार्किकता, हाँ उसमें कुछ कुरीतियाँ थी, तो उन कुरीतियों के कारण बताते हैं कि औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण या पूंजीवादीकरण को इसमें बाधित किया है। ये सही है कि हाँ बाधित तो किया है थोड़ा। औपनिवेशिक शासन काल में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से भारतीय परंपरा से कोई गंभीर विखंडन इसलिए संभव नहीं हुआ, यानी औपनिवेशिक शासन काल था तो और आधुनिकीकरण हुआ तो विखंडन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सांस्कृतिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था से काफ़ी हद तक स्वतंत्र थी, यानी सांस्कृतिक व्यवस्था अलग थी और राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी हद तक एक दूसरे से स्वतंत्र थे। इसलिए अंग्रेजों के हस्तक्षेप की नीति के कारण ये सब हुआ। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात जब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई, स्वतंत्रता के बाद आधुनिकीकरण और तीव्र हुआ, तो परंपरा एवं आधुनिकता के बीच सीधा टकराव की स्थिति पैदा हुई और भारतीय परंपरा को अपनी निरंतरता बनाए रखने में कठिन हो गई। इसलिए इनका विखंडन शुरू हुआ। तो भारतीय परंपरा एवं आधुनिकता के मध्य संबंधों के बारे में दोनों पक्षों पर विचार उपरांत निष्कर्ष है कि भारतीय परंपरा में परिवर्तन एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति रही है, यानी इसमें भारतीय परंपरा का परिवर्तन होता रहा है, बावजूद अपनी निरंतरता को बनाए रखा है। भारत में आधुनिकीकरण की शुरुआत औपनिवेशिक शासन काल का प्रभाव रहा है। आधुनिकीकरण में औपनिवेशिक शासन का प्रभाव रहा है, फिर आधुनिकीकरण एवं परंपरा में अटूट क्रम विद्यमान रहा है। फलतः कुछ एक अंतर्विरोधों के बावजूद दोनों एक दूसरे को संपोषित करते रहे, यानी उनमें अटूट क्रम विद्यमान रहा है और एक दूसरे के विरोध के बावजूद भी एक दूसरे को सहयोग करते रहे हैं। आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया ने भारतीय समाज को आधुनिक समाज को परिवर्तित किया है। तो आधुनिकीकरण जो हुआ तो उसने भारतीय समाज को आधुनिक किया है, परंतु यह परिवर्तन परंपरा को पूर्णतः विस्थापित करके संभव नहीं हुआ, बल्कि परंपरा का आधुनिकीकरण हुआ, यानी परंपरा ने आधुनिकीकरण को अपनाया तो संभव हुआ, ना कि पूर्णतः विस्थापन करके। भारत में परंपरा का आधुनिकीकरण अनुकूलन के रूप में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि परंपरा एवं आधुनिकता के मध्य के तनाव का समाधान किस तरीके से किया जा सकता है। भारत में राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, यानी भारत का राष्ट्रवाद कैसा है और उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ है बृहद अर्थों में निर्जाति तत्वों के आधार पर उस निर्जाति समूह के लोगों में निर्मित मनोवैज्ञानिक जुड़ाव, एकता और हम की भावना को राष्ट्रवाद की संज्ञा देती है। यानी जो निर्जाति तत्व हैं उनमें निर्जाति समूह के लोग हैं उनमें मानसिक रूप से एकता का जुड़ाव हो, हम की भावना हो, तो वो राष्ट्रवाद है। विशिष्ट अर्थों में राज्य के आधार पर राज्य के लोगों में मनोवैज्ञानिक जुड़ाव और हम की भावना को राष्ट्रवाद की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रवाद का अर्थ अन्य देशों के विरुद्ध मुख्यतः औपनिवेश के विरुद्ध किसी राज्य के लोगों में मनोवैज्ञानिक एकता जुड़ाव की भावना को राष्ट्रवाद की संज्ञा, यानी किसी दूसरे देश के विरुद्ध जो अपने आपस में एकता का जुड़ाव की भावना होती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। सामान्यतः राष्ट्रवाद के विशिष्ट अर्थ में राष्ट्रवाद को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। राष्ट्र है जो राष्ट्रवाद है एक दूसरे के रूप में पर्यायवाची में प्रयोग किया जाता है।
भारत में औपनिवेशिक शासन काल के पहले राष्ट्रवाद की प्रगति, यानी औपनिवेशिक शासन काल जो था उसके पहले राष्ट्रवाद तो नहीं था। तो भारत कई कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और सांस्कृतिक और भाषाई समूह में विभक्त था, यानी सबकी संस्कृति अलग थी और भाषा अलग थी। उपरोक्त आधार पर भारत कई राष्ट्रों का अस्तित्व था, यानी बहुत सारे छोटे छोटे देश कहले थे। भारतीयता के आधार पर राष्ट्रवाद का होता और भारतीयता तो थी नहीं, अलग अलग राज्य थे। भारत में औपनिवेशिक शासन काल में राष्ट्रवाद का उद्भव संभव हुआ। जैसे अंग्रेजों के आगमन के साथ अंग्रेजों द्वारा भारत का राजनीतिकरण किया गया, प्रशासनिक तो राजनीतिक एकीकरण हुआ, फिर प्रशासनिक हुआ, फिर आर्थिक और भौगोलिक आधार पर एकीकरण हो गया। तो आधुनिक शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीयता के आधार पर राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास हुआ। फिर तो भारतीय जो बुद्धिजीवी वर्ग पढ़ लिख कर आए थे तो उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन किया, तो उसके आधार पर और राष्ट्रवाद की भावनाएं जगी। और अपने राष्ट्रवाद के उद्भव के विकास के कारण क्या थे? तो अंग्रेजों द्वारा कृषि अर्थव्यवस्था और औद्योगिक अर्थव्यवस्था दोनों का पूंजीवादीकरण किया गया। शोषण पर आधारित कृषि संबंध और औद्योगिक संबंधों का विकास हुआ था। सब जगह एक सी बात थी कि कृषि भी शोषण पर आधारित है, औद्योगिक संबंध भी शोषण पर आधारित है। तो इस तरह अंग्रेजों द्वारा वो किया गया था, शोषण कर रहे थे। अंग्रेजी शासकों द्वारा भारत का कई तरीके से आर्थिक और सामाजिक दोहन किया जा रहा था। अंग्रेजों द्वारा पूरे भारतवर्ष को एक राजनीतिक प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत लाकर यहाँ के लोगों पर प्रत्यक्ष शासन करना था, यानी पूरे भारत को एक इकाई के रूप में, एक केंद्र के रूप में, मतलब एक केंद्र के अंतर्गत लाना था। तो इस रूप में भारत का एकीकरण हुआ थोड़ा। अंग्रेजों द्वारा यातायात और संचार के साधनों का विकास करके संपूर्ण भारतीय क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ दिया था। तो अंग्रेजी शासन काल में विभिन्न संस्थाओं जैसे प्रेस की स्वतंत्रता आई, फिर डाकघर आया, संचार के साधन का विकास हुआ। तो एकीकरण हुआ भारत का और राष्ट्रवाद की भावना का विकास धीरे धीरे होने लगा। फिर विभिन्न संवैधानिक सुधारों द्वारा भारतीय लोगों को राजनीति में भी अवसर दिए गए। हाँ, अंग्रेजों के समय भारतीय लोगों को अंग्रेजी शासन में क्या है, राजनीति के अवसर दिए गए। तो आधुनिक शिक्षा प्राप्त नवीन बुद्धिजीवी वर्ग का उद्भव हुआ था और उनके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीयों का नेतृत्व किया गया। तो बुद्धिजीवी वर्ग आया, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन किए, अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया। और भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव का मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी लोग क्या कहते हैं कि राष्ट्रवाद का उद्भव क्यों हुआ? तो राष्ट्रवाद का उद्भव विकास औपनिवेशिक शासन काल के प्रमुख प्रभावों में से एक था, यानी औपनिवेशिक शासन का जो प्रभाव था उसमें से एक प्रभाव राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। राष्ट्रवाद के उद्भव एवं विकास के कारणों के विश्लेषण हेतु कई सिद्धांत प्रचलित रहे हैं, लेकिन मार्क्सवादी सिद्धांत भी प्रमुख है। इनमें मार्क्सवाद कहते हैं, इनकी मान्यता है कि अंग्रेजी शासन काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी और कृषि भूमि संपूर्ण गांव का सामूहिक स्वामित्व था, यानी आर्थिक संबंधों में असमानता और शोषण का अभाव था। तो असमानता शोषण का अभाव था, तो वो एक तरीके से पूरे राष्ट्र के रूप में नहीं थे। अंग्रेजों के पूर्व भारत कई राज्यों में विभक्त भी था और भारतीयता के आधार पर राष्ट्रवाद का अभाव था उनमें। अंग्रेजों के आगमन के साथ अंग्रेजों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रवेश किया उन्होंने, और कृषि अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद का प्रवेश हुआ, यानी जो अर्थव्यवस्था थी, कृषि अर्थव्यवस्था थी, उसमें पूंजीवाद आया, यानी पूंजी के विकास के लिए काम किया उन्होंने। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था के शोषण और विषमता का उद्भव हुआ। अंग्रेजों ने कृषि अर्थव्यवस्था में शोषण विषमता लाई। शिक्षा प्राप्त नवीन मध्यम वर्ग का फिर विकास हुआ, जैसे आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे नवीन मध्यम वर्ग, उनका विकास हुआ। मध्यम वर्ग द्वारा भारत में शोषित वर्ग को अंग्रेजों के विरुद्ध लामबंद कर दिया गया, यानी शोषित वर्ग जो था अंग्रेजों के विरुद्ध लामबंद हुआ।
और अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन के साथ भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव का विकास हुआ। यानी अंग्रेजों के विरुद्ध काम करना उन्होंने शुरू किया और अपने आपस में भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव की विचारधारा आई कि राष्ट्र, हम एक राष्ट्र हैं, तो इस तरह की विचारधारा आई। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव और विकास का विश्लेषण करने वालों में एस.एन. मुखर्जी हैं, ए.आर. देसाई हैं, बिपिन चंद्र प्रमुख रहे हैं। फिर ए.आई. देसाई का विचार कि भारत का राष्ट्रवाद का विकास हुआ, तो ए.आर. देसाई किस तरह बताते हैं कि इनकी क्या मान्यता है। ब्रिटिश शासन काल के पूर्व कृषि भूमि पर सामूहिक स्वामित्व था, यानी राष्ट्रवाद का अभाव था। फिर ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का पूंजीकरण किया गया। उससे पहले अर्थव्यवस्था जो थी शोषक और शोषित का उद्भव हुआ और शोषण प्रक्रिया प्रारंभ थी। तो आधुनिक शिक्षा प्राप्त जो मध्यम वर्ग का था उसका विकास हुआ और मध्यम वर्ग द्वारा शोषित वर्ग की नवीन चेतना का प्रसार किया गया और संगठित किया गया उन्हें। अंग्रेज विदेशी और हम भारतीयता के आधार पर राष्ट्रवाद का उद्भव उन्होंने संभव किया। फिर देसाई द्वारा, ए.आर. देसाई हैं, उनके द्वारा विचारों का ऐतिहासिक क्रम भी दिखाने को मिलता है कि इतिहास में किस तरह से घटनाएं घटित हुई। तो 1861 के पूर्व क्या था, भारत में राष्ट्रवाद सामाजिक आधार सीमित था। 61 तक राष्ट्रवाद का आधार बिल्कुल सीमित था। 50 तक 1850 के बाद आधुनिक शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवी वर्ग आया और उसने प्रेस की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और राष्ट्रवाद के लोगों में मूलभूत अधिकारों के बारे में जागरूकता का उद्भव। फिर जब प्रेस की स्वतंत्रता आई तो राष्ट्रवाद के बारे में उनको जागरूकता हुई। द्वितीय चरण में 1885 से 1905 तक, 1885 दूसरी चरण देखते हैं कि 1885 से 1905 तक क्या हुआ। तो शिक्षित जो मध्यम वर्ग का विकास हुआ, उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस के स्वरूप का निर्धारण हुआ। फिर राष्ट्रवाद की धारणा शिक्षित मध्यम वर्ग से व्यापारी वर्ग और औद्योगिक विकास तक फैली। यानी पहले मध्यम वर्ग का विकास हुआ तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग जो था तो उसका विकास हुआ और उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस में स्थापना से में क्या हुआ, उद्योगपति और व्यापारी वर्ग उससे जुड़े, उनके ऊपर भी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। फिर सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण किया गया और राज्य की मशीनरी में भारतीय लोगों की भूमिका में वृद्धि हुई। तीसरा चरण में 1905 से 18 के बीच, तो इसमें मुस्लिम लीग 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ हिंदू राष्ट्रवाद और मुस्लिम राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। यानी हिंदू अलग बनने लगे, मुस्लिम अलग का उद्भव हुआ और भारतीयता के आधार पर राष्ट्रवाद थोड़ा कमजोर हुआ। और उग्रवादी नेतृत्व के उद्भव के साथ राष्ट्रवादी भावना आम जनता तक विकास हुआ। फिर उग्रवाद का जो नेतृत्व हुआ और आंदोलन चले तो जनता तक इसका विकास हुआ। फिर चतुर्थ चरण में 1835 तक, 1858 से 1835 तक, 1935 तक राष्ट्रवादी आंदोलन के माध्यम, आंदोलन चलने लगे थे तो आंदोलन के माध्यम से राष्ट्र की भावना में व्यापक वृद्धि हुई, आम जनता तक पहुंचा। यानी कृषि मजदूर वर्ग, बटाईदार वर्ग, मजदूरों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। वो समझने लगे कि हम एक हैं। फिर पांचवें चरण 35 से 1949, तो इसमें किसानों मजदूर वर्गों का वर्गीकरण का आधार गठन हुआ। किसान हैं और मजदूर वर्ग हैं, उनका वर्गीकरण का गठन हुआ। राष्ट्रवाद के विकास की प्रक्रिया तीव्र और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद विशेष रूप से इसमें देखी जा सकती है कि राष्ट्रवाद के बाद भारत छोड़ो आंदोलन बहुत तेज था उस समय। ए.आर. देसाई के अनुसार उपरोक्त प्रक्रिया विभिन्न चरणों में भारत का राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास क्रम बताता है और जो औपनिवेशिक शासनकाल का एक प्रमुख प्रभाव था। यानी औपनिवेशिक शासनकाल का जो शोषण कर रहे थे उसके परिणाम स्वरूप उसका प्रभाव भी था जिससे राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ।
ए.आर. देसाई द्वारा आलोचना की गई है ए.आर. देसाई की, तो उसमें राष्ट्रवाद के उद्भव की व्याख्या केवल आर्थिक परिवर्तन आधारित करके संरचनात्मक परिवर्तन के आधार पर रुडोल्फ जॉन ब्रूमफील्ड ने की है, और राजनीतिक परिवर्तन के आधार पर भूमिका की उपेक्षा की है। केवल आर्थिक शोषण उन्होंने बताया है कि आर्थिक आधार पर ही उन्होंने बताया है, लेकिन संरचनात्मक और राजनीतिक आधार इन्होंने ए.आर. देसाई ने नहीं दिखाया है। तो ये मार्क्सवादी विचारक हैं, मार्क्सवाद के अनुसार चलते हैं, तो मार्क्सवादी पूंजीवादी थे, तो उन्होंने भी वैसे ही दिखाने का प्रयास किया है। तो ये कमी है इनके। भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव को केवल आर्थिक आधार पर प्रस्तुत करना पद्धति शास्त्रीय दृष्टिकोण से गलत है। ए.आर. देसाई ने अंग्रेजी शासनकाल में विद्यमान कृषि औद्योगिक अर्थव्यवस्था में निहित अंतर्विरोध, शोषण एवं संघर्ष पर आधारित अधिक बल दिया। यानी ए.आर. देसाई ने जो अपने शासनकाल में कृषि है, उसमें कृषि है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, तो उसमें शोषण संघर्ष पर बल देकर सकारात्मक पहलुओं की उपेक्षा की कि औपनिवेशिक शासनकाल का कुछ सकारात्मक प्रभाव ही पड़े, तो उस पर बल नहीं दिया उन्होंने। फिर समीक्षा है कि निष्कर्ष है, यह सही है कि राष्ट्रवाद के उद्भव एवं विकास में मार्क्सवादी विश्लेषण में आर्थिक पक्ष अधिक बल देकर अन्य पक्षों की उपेक्षा की है, आर्थिक पक्ष को विशेष बल दिया है। परंतु यह भी सही है कि भारत के राष्ट्रवाद के उद्भव में आर्थिक पक्ष क्या है, इसकी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इस कारण इसको उजागर करने में सिद्धांत महत्वपूर्ण है। आर्थिक पक्षों को जानने के लिए तो महत्वपूर्ण है ये पक्ष। यह सही है कि राष्ट्रवाद के उद्भव विकास का यह सिद्धांत अर्थव्यवस्था में निहित अंतर्विरोध, द्वंद्व अधिक बल देकर सहयोग की भावना की उपेक्षा करता है, यानी सहयोग की जो भावना है उसको नहीं दिखाता है। परंतु फिर भी ये सही है कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में अर्थव्यवस्था में निहित अंतर्विरोध, अर्थव्यवस्था जो थी उसमें शोषण विद्यमान था और शोषण का प्रमुख कारण रहा था, जिसके विश्लेषण में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है, यानी आर्थिक कारणों को तुम अच्छी तरह से बताता है। अतः निष्कर्ष है कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास औपनिवेशिक शासन का एक प्रमुख कारण रहा है। तो औपनिवेशिक शासन का कारण रहा है और क्या, राष्ट्रवाद, जो कई कारणों का संयुक्त परिणाम रहा है, यानी एकमात्र कारण आर्थिक शोषण में ही नहीं था, और भी कई कारण रहे हैं। और लेकिन औपनिवेशिक शासन काल में ए.आर. देसाई का सिद्धांत कुछ कमियों के बावजूद राष्ट्रवाद के उद्भव और आर्थिक विकास के विश्लेषण में समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। फिर भी ए.आर. देसाई ने जो अपना पक्ष रखा आर्थिक संबंध में, वो महत्वपूर्ण है, उसे नहीं नकारा जा सकता। यानी यदि उपरोक्त सिद्धांत को अन्य सिद्धांत जैसे राजनीतिक सिद्धांत और नव परंपरागत सिद्धांत के साथ संयुक्त करके अध्ययन किया जाए तो राष्ट्रवाद के उद्भव को समग्रता से समझा जा सकता है। भारत में जो सुधार आंदोलन किए गए, उनके कारण भी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो आर्य समाज आंदोलन, औपनिवेशिक शासन काल में विद्यमान रूढ़ एवं सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध 1875 में दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किए गए आंदोलन को आर्य समाज आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। तो 1875 में जो है दयानंद सरस्वती ने आंदोलन का नेतृत्व किया। इसकी पृष्ठभूमि रूढ़ परंपरागत सामाजिक व्यवस्था, जहां अनेक रूढ़ियां और कुरीतियां विद्यमान थी। तो भारत में परंपरागत संरचना में कुरीतियां विद्यमान थी, उनको दूर किया इन्होंने। अंग्रेजों के आगमन के साथ आधुनिक शिक्षा और आधुनिकता के मूल्यों का प्रवेश हुआ। ईसाई जो मिशनरियाँ थी उनका ईसाईकरण किया गया उनके द्वारा, और पश्चिमीकरण पर बल दिया गया था। तो समाज आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो समाज आंदोलन का उद्देश्य तत्कालीन भारतीय समाज में रूढ़ियों को दूर करना था और हिंदू समाज व्यवस्था यानी वैदिक समाज की स्थापना करनी थी। फिर सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से उनका एकीकरण करना था और धर्मांतरण रोककर, जो धर्मांतरण कर रहे थे ईसाई मिशनरियाँ, तो उसका धर्मांतरण को रोककर हिंदू धर्म की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से इनका एकीकरण किया गया इनने, और धर्म की रक्षा, धर्मांतरण को रोका गया।
आर्य समाज द्वारा क्या प्रयास किए गए, तो प्रयासों में वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया और वैदिक संस्कृति एवं समाज की स्थापना का प्रयास किया कि वैदिक संस्कृति बनी रहे, तो वैदिक संस्कृति की स्थापना का इन्होंने प्रयास किया और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। जाति व्यवस्था में निहित विकृतियों को दूर करने हेतु ब्राह्मणवाद का विरोध हुआ। जाति व्यवस्था थी, तो जाति व्यवस्था में निहित विकृतियाँ जो थी उनको दूर किया गया और ब्राह्मणवाद का भी इन्होंने विरोध किया। फिर लिंग असमानता के तत्वों का विरोध किया और महिला उद्धार के लिए कार्य किए। परंपरागत शिक्षा का प्रसार किया। अंग्रेजी शिक्षा के महत्व को भी स्वीकार किया कि हाँ, शिक्षा लेनी चाहिए और धर्मांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगाई। कल्याणकारी कार्यों पर बल दिया। तो इस तरह से राष्ट्रवाद के विकास जो होता है उसके लिए अच्छे तत्व जो जरूरी होते हैं उनका धीरे धीरे विकास करना इन्होंने शुरू किया और तभी भारत आधुनिकता की ओर बढ़ सका। महिलाओं की स्थिति में सुधार संभव, तो कमियां भी थीं। आज समाज आंदोलन की कमियां थी, उसमें सुधार भी किए गए थे और तो सुधार क्या किए गए, तो ये है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ जिसमें विधवा विवाह हुआ और सती प्रथा के उन्मूलन, विधवा विवाह कराया गया और सती प्रथा का उन्मूलन किया गया और महिलाओं को शिक्षा का प्रसार प्रारंभ हुआ। तो इन्होंने ये कार्य किए थे जो जरूरी अच्छे थे। आधुनिक रूढ़ियों के विरुद्ध जागरूकता प्रारंभ की और कुरीतियों के विरुद्ध जन चेतना का विकास किया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार द्वारा आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार, जो राष्ट्र निर्माण में भी सहायक है। तो आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि रखी जो आधुनिकता की ओर फिर ले गई। धर्मांतरण की प्रक्रिया को इन्होंने कमजोर किया। फिर कमियां क्या रही, तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो था वो तर्कसंगत और व्यवहारिक नहीं था, क्योंकि वेदों में पूर्ण विश्वास की धारणा आधुनिकता के विरोधी थी। यानी आधुनिकीकरण करना है तो वेदों की ओर लौटो का नारा विरोधी है इसका। तो निर्जाति केंद्रता की धारणा से ग्रसित था इनका ये नारा, केवल कुछ प्रांतों तक ही सीमित था। धर्मांतरण को रोकने पर बल देकर शुद्ध आंदोलन चलाकर सांप्रदायिकता को बढ़ा दिया। यानी शुद्धिकरण का जो इन्होंने आंदोलन चलाया था तो वो सांप्रदायिकता का विरोधी था। निष्कर्ष है कि कुछ एक कमियों के बावजूद परंपरागत समाज में रूढ़ियों को कम करने यानी रूढ़ियों कुरीतियों को दूर करने में और आधुनिक रूढ़ियाँ कुरीतियाँ दूर हो गई तो आधुनिक पृष्ठभूमि को तैयार करने में राष्ट्रवाद के विकास में ये आंदोलन महत्वपूर्ण रहा है। उसी समय कृष्ण मिशन आया। फिर कृष्ण मिशन यानी सुधार आंदोलन था ये। तो तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़ियों कुरीतियों और शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विवेकानंद के नेतृत्व में 1897 में स्थापित आंदोलन, जो इन कुरीतियों को दूर कर आदर्श मानव समाज की स्थापना पर बल देता है। तो कृष्ण मिशन जो था आधुनिक समाज की ये भी पृष्ठभूमि तैयार करेगा। इसमें विभिन्न प्रकार की कुरीतियों से युक्त रूढ़ भारतीय समाज, इसकी पहले तो कुरीतियाँ विद्यमान थी समाज में, फिर अंग्रेजों के आगमन के साथ शिक्षा और आधुनिकता के मूल का प्रवेश हुआ और ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू का धर्मांतरण किया गया। लेकिन इसके उद्देश्य क्या थे, तो इनके जब ये समय आया था तो इस तरह की पृष्ठभूमि थी, ये कुरीतियाँ थी, आधुनिक शिक्षा आई और ईसाई मिशन धर्मांतरण किया जा रहा था। तो इस मिशन के उद्देश्य थे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के 3 उद्देश्यों को बताया, जिसमें वेदांत का प्रचलन, वेदांत का विचार रखना था और विभिन्न धर्मों के मध्य सौहार्द बढ़ाना था। यानी धर्मों के बीच अच्छे संबंध हों, सहायता बढ़े, सम्मान बढ़े, गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा है इन्होंने कहा। तो रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों को समग्रता में निम्न बिंदु के अंदर समझा जा सकता है, जिसमें आधुनिक और परंपरागत भारतीय संस्कृति का संश्लेषण करते हुए सभी धर्मों के बीच
सद्भाविक समरसता और मानवतावाद से ओतप्रोत एक आदर्श समाज की स्थापना करना था। यानी इनमें जो शोषण था उसको समाप्त कर सांप्रदायिकता को समानता पर बल देकर और मानवतावाद से उत्पन्न आदर्श समाज यानी मानवता के आदर्श को स्थापित करना था। इस आदर्श समाज के लिए सनातन धर्म को एक आदर्श रूप में यानी सनातन धर्म जो था भारत का उसको एक आदर्श रूप दिया गया है और मानवतावादी धर्म के रूप में प्रस्तुत किया कि मानवतावादी धर्म है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, सनातन धर्म उसका फॉलोवर है, तो इसको सनातन धर्म का इन्होंने इस तरह से प्रचार किया। तो सिद्धांत इनका है कि ईश्वर एक है, अध्यात्मवाद का अनुसरण करके ब्रह्मा में लीन हो जाना ही मनुष्य का परम धर्म है। तो ईश्वर एक को बताया और अध्यात्मवाद को अपनाने पर बल दिया इन्होंने। प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म में रहना चाहिए और उसी से प्रेम करना चाहिए, इनका विचार था। हिंदू धर्म के सभी अंग सच्चे और रक्षणीय हैं और हिंदू सभ्यता अति प्राचीन, सुंदर और अध्यात्म से परिपूर्ण है। इन्होंने बताया है सबको कि प्राचीन सुंदरता हिंदू धर्म जो है प्राचीन सुंदरता है और अध्यात्म है, इसमें आत्मा अजर और अमर है, इनका विचार था। ज्ञान और भक्ति एक ही लक्ष्य की ओर जाने वाले दो मार्ग हैं। तो आप ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त करें या भक्ति करके, तो एक ही लक्ष्य की ओर जाने वाले दो मार्ग हैं। हिंदू धर्म का आधार वेदांत धर्म है, यानी वेदांत है। हिंदू धर्म का आधार वेदांत धर्म है और वेदांत के आधार पर ही धर्म के स्वरूप को समझा जा सकता है। वेदांत के आधार पर हिंदू धर्म के स्वरूप को समझा जा सकता है। मनुष्य की आत्मा ईश्वर है और मनुष्य को परमात्मा के दर्शन किसी भी स्थान पर हो सकते हैं। मूर्ति पूजा को उपासना का अति सुंदर और उच्च स्वरूप माना कि मूर्ति पूजा अति सुंदर रूप है इसका। कृष्ण मिशन के प्रयास, तो धार्मिक प्रयास क्या थे, यानी काली और रामकृष्ण परमहंस की पूजा, महान शिक्षकों और संतों को जन्म समारोह, मतलब महान शिक्षक जो थे संत थे तो उनके जन्म समारोह और धार्मिक प्रवचन का आयोजन किया जाता था। इसमें आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने वाले संतों का एक दल तैयार करके वेदांत का उपदेश देता था। तो संतों का एक दल जो है वो तैयार करके अपना वेदांत के संबंध में उपदेश देता था कि कैसा करना चाहिए, व्यक्ति को कैसा रहना चाहिए। फिर समाज के लिए, तो समाज के लिए उन्होंने धर्म, जाति, लिंग भेद का विरोध किया और विभिन्न जातियों या महिलाओं से जुड़ी कुरीतियों का विरोध किया और व्याप्त अंधविश्वास का विरोध किया। वह कल्याणकारी प्रयास किए, तो शिक्षा संस्थान जैसे पुस्तकालय, मुफ्त चिकित्सालय का संचालन, सस्ते दामों पर साहित्य उपलब्ध कराने, चिकित्सालय का इन्होंने स्थापना की, पुस्तकालय बनाए और बाढ़ के समय राहत कार्य किए, ग्रामीण विकास हेतु कल्याणी कार्यक्रम चलाए इन्होंने। तो इसकी उपलब्धियां क्या है, यानी रामकृष्ण मिशन की क्या उपलब्धियां हैं, सुधार क्या है, तो संसार एवं संपूर्ण भारत के समक्ष सनातन धर्म की आदर्श तस्वीर स्थापित करने में सफल रहा। तो सनातन धर्म जो है वो आदर्श धर्म है, इसकी स्थापना इन्होंने की और सफल रहे। हिंदू धर्म के रूढ़िवादी पक्षों का इन्होंने उन्मूलन किया, तो इसमें संभाल रहे। आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार की, यानी इसके बाद आधुनिकीकरण आ सकता था क्योंकि कुरीतियां समाप्त हो रही थी। और राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्रवाद के विकास में सहायक रहे। राष्ट्र का एकीकरण किया और राष्ट्रवाद के विकास में सहायक थे। आलोचनाएं,
हिंदू धर्म पर केंद्रित है। फलतः अन्य धर्मों से संबंधित कृतियों की उपेक्षा की इन्होंने। अन्य धर्मों से संबंधित जो कृतियाँ हैं उनकी उपेक्षा की और समाज सुधार का विस्तार सीमित था। समाज सुधार इनका विस्तार जो है वो सीमित क्षेत्र पर ही हुआ और हिंदू धर्म की प्राय अन्य धर्मों से कृतियों की उपेक्षा की गई। यानी हिंदू धर्म की कृतियों को समाप्त किया, लेकिन अन्य धर्म में जो कृतियाँ थी विद्यमान थी उनको समाप्त नहीं कर पाए थे। और समाज सुधार का तो विस्तार किया, लेकिन वो कुछ सीमित क्षेत्रों तक था, यानी कुछ प्रांतों तक सीमित और अखिल भारतीय स्वरूप का अभाव था। इसमें नगरों एवं बुद्धिजीवी वर्ग तक सीमित था, यानी नगरों में व्यवस्था और बुद्धिजीवी वर्ग इनकी बात को समझते थे। सीमित एवं बृहद अशिक्षित ग्रामीण जनसंख्या इससे अप्रभावित थी, यानी गांव की जो जनता थी उनको इनका प्रभाव उन तक नहीं पहुंच पाया और निर्जाति केंद्रिता की धारणा पर आधारित है। रामकृष्ण मिशन के निष्कर्ष है कि कुछ एक कमियों के बावजूद हिंदू धर्म का तार्किकीकरण किया है। इन्होंने हिंदू धर्म का तार्किकीकरण किया और भारतीय समाज में निहित रूढ़ियों कुरीतियों को दूर करने एवं आधुनिक समाज की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण रहा। सत्य शोधक समाज यानी सुधार आंदोलन क्या है? तत्कालीन समाज में व्याप्त रूढ़ियों एवं शोषणकारी जाति व्यवस्था के विरुद्ध 1873 में ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। तो 1873 में ये सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई, ज्योतिबा फूले ने की और इन्होंने भी रूढ़ियों और शोषण को विरोध किया और इसके लिए काम किया। तो इन्होंने क्या, रूढ़ शोषणकारी समाज इनके समय जब आया तो पृष्ठभूमि ऐसी थी कि शोषणकारी समाज व्यवस्था थी और जाति लिंग असमानता की प्रबल स्वरूप प्रचलित था, यानी जाति व्यवस्था थी, निम्न जातियों को अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था और लिंग असमानता की स्वरूप भी था। फिर अंग्रेजों के आगमन के साथ आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार हुआ और इनका उद्देश्य था तर्क बुद्धिवाद, मानवतावाद, समानता, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित एक भारतीय समाज का पुनर्निर्माण करना इनका उद्देश्य था। तो सत्यशोधक समाज द्वारा प्रयास किए गए जिसमें भारतीय समाज एवं संस्कृति का तार्किकीकरण, समाज का और संस्कृति का तार्किकीकरण का विशेष बल दिया गया। फिर मूर्ति पूजा, कर्मकांड और कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म और स्वर्ग के विचारों की आलोचना की इन्होंने। और पितृसत्तात्मकता, जाति व्यवस्था और उसमें निहित रूढ़ियों एवं शोषण, अंधविश्वास आदि की इन्होंने आलोचना की, यानी पितृसत्तात्मकता की, शोषण की और अंधविश्वास की इन्होंने आलोचना की। फिर शिक्षा को मुक्ति का साधन मानते हुए लोगों को शिक्षा प्राप्ति की प्रेरणा एवं स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बल दिया कि शिक्षा प्राप्त करना और स्त्री को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। खेती हर मजदूरों एवं उनकी समस्याओं के पक्ष में संघर्ष किया। सत्यशोधक समाज की मूल्यांकन क्या है, उपलब्धियां हैं। तो परंपरागत समाज में रूढ़ियों कुरीतियों के विरुद्ध जन चेतना का इन्होंने विकास किया, उनकी उपलब्धि थी। और परंपरागत रूढ़ियों कुरीतियों, अंधविश्वासों, कर्मकांड आदि को इन्होंने कमजोर कर दिया। फिर स्त्रियों में ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता की प्रेरणा और उनकी स्थिति में सुधार किया। निचले स्तर की जातियों में ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता की प्रेरणा स्थिति में सुधार किया। तो इनके कार्य थे। कमियां भी थी। अंग्रेजी शासन की कमियों को समझने में ये असफल रहे और शोषणकारी नीतियों का विरोध नहीं किया इन्होंने। परंपरागत असमानता को बनाए रखने वाले शासक थे, तो उन शासकों की उनकी रुचि का समर्थन किया और ज्योतिबा के स्वयं के सिद्धांतों का विरोध है, यानी शासक वर्ग का जो इन्होंने समर्थन किया वो सही नहीं था, क्योंकि वो भी असमानता को बनाए रखने वाले शासक थे।
फिर कोल्हापुर के महाराजा द्वारा इस आंदोलन का स्वयं के हितों में प्रयोग किया गया। यह आंदोलन कुछ प्रांतों तक ही सीमित रहा। तो इनके सुधार थे, मतलब वो सीमाएं थी। अब है SNDP आंदोलन। SNDP आंदोलन जो है श्री नारायण गुरु धर्मपालन द्वारा चलाया गया था। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन सभा 1903 में स्थापित की गई। एक क्षेत्रीय सुधार आंदोलन है, क्षेत्र के आधार पर सुधार था। जो तत्कालीन जाति व्यवस्था में निहित असमानता, वहीं उस समय जो 1903 का जो समाज था उसमें असमानता, निर्योग्यताएं, शोषणकारी तत्वों के विरुद्ध नारायण गुरु द्वारा चलाया गया था। SNDP आंदोलन की पृष्ठभूमि थी, यानी उनके समय का जो समाज था उसमें रूढ़ियाँ और रूढ़ी व्यवस्था थी, जातिगत व्यवस्था थी। इसमें केरल के एझावा जाति की अमानवीय स्थिति, यानी केरल का ये आंदोलन है, इसमें केरल की एझावा जाति में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। अंग्रेजों के आगमन के साथ आधुनिक शिक्षा का प्रसार और मूल्यों का प्रसार हुआ, और फिर अंग्रेजों के अन्य क्षेत्रों में जाति असमानता और शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध चल रहा आंदोलन था। यानी SNDP आंदोलन के उद्देश्य थे कि एझावा जनजाति व्यवस्था में जो एझावा जाति है उसकी परिस्थिति को ऊपर उठाना, एझावा जाति की स्थिति को ऊपर उठाना उद्देश्य था। तो उच्च जातियों के आधिपत्य का विरोध करना और जातीय निर्योग्यता का उन्मूलन करना इसके उद्देश्य थे। SNDP आंदोलन द्वारा किए गए प्रयासों में एक ईश्वर, एक धर्म, एक जाति के नारे को केंद्र में रखकर श्री नारायण गुरु धर्मपालन ने योगम नाम से एक क्रियात्मक कार्यक्रम का निर्माण किया। यानी एक ईश्वर, एक जाति के आधार पर इन्होंने जो कार्यक्रम चलाया, इनके माध्यम से उनके उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया गया। फिर मंदिरों में, पब्लिक स्कूलों में और दलितों के प्रवेश का अधिकार दिलाया कि मंदिर में उनका प्रवेश होना चाहिए और स्कूलों में भी। दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व हेतु राजनीति में आरक्षण दिलाने का प्रयास किया कि दलित भी राजनीति में उतरे और उनका प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए प्रयास किए। फिर इनके सुधार इन्होंने जो किए और इनका मूल उपलब्धियां हैं, तो दलित चेतना का उद्भव और विकास प्रारंभ, एझावा जाति से जुड़ी कुरीतियों और निर्योग्यताओं का उन्मूलन प्रारंभ किया कि एझावा जाति है उससे जुड़ी कुरीतियां जो संबंध में हैं और निर्योग्यता, उनका उन्मूलन संभव किया। फिर SNDP की कमियां क्या हैं? केवल दलित जो हैं या एझावा जाति की परिस्थिति सुधार तक सीमित है और संपूर्ण जाति व्यवस्था के विरोध का अभाव, यानी संपूर्ण जाति व्यवस्था है उसका विरोध करना चाहिए तो उसका नहीं किया, केवल एझावा जाति पर किया जो केरल तक सीमित रही। अखिल भारतीय स्वरूप का इसमें अभाव था, अखिल भारतीय स्वरूप इसमें नहीं लिया। फिर औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान विरोध और सुधार आंदोलन थे। तो औपनिवेशिक शासनकाल में जो विरोध हुआ और सुधार आंदोलन, उसमें धार्मिक सुधार और समाज सुधार आंदोलन थे। तो धार्मिक सुधार आंदोलन थे और समाज को सुधारने पर आंदोलन थे। उसमें ब्राह्मण समाज था और आर्य समाज था। तर्क, इसमें जो औपनिवेशिक शासनकाल के विरोध के आंदोलन थे वो तर्क, बुद्धिवाद एवं मानवतावादी मूल्यों के आधार पर, मतलब तर्क बुद्धिवाद का विकास करना, मानवतावादी मूल्य जो थे उनके आधार पर क्या, अंधविश्वास, रूढ़ियों, अमानवीय मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में सुधार हेतु किए गए सामूहिक और संगठित प्रयासों को सुधार आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। यानी जो कुरीतियाँ उनको दूर करना केवल मानवतावादी मूल्यों और बुद्धिवाद के आधार पर। तो ये समस्त रूप में यानी समग्र रूप में था। ये भारत पूरे औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान सुधार आंदोलन था। ये सुधार आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी उसमें रूढ़िवाद, अमानवीय परंपराओं पर आधारित अमानवीय सामाजिक संरचना, लिंग असमानता, जाति असमानता, अस्पृश्यता, अंधविश्वास और शोषण के तत्व विद्यमान थे। तो जब ये घटित हुआ तो उस समय सारे तत्व विद्यमान थे। औपनिवेशिक शासन काल के प्रभाव स्वरूप बुद्धिवाद
बुद्धिवाद, मानवतावादी मूल्यों का प्रसार होने लगा और स्वतंत्रता आंदोलन का उद्भव हुआ। तो सुधार आंदोलन का विचारधारा क्या थी? सुधार आंदोलन की जो विचारधारा थी वो तार्किकता, वैज्ञानिकता, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा पर आधारित थी। इनका उद्देश्य मानवतावाद, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय था। विश्व धर्म एक ईश्वरवाद यानी विवेकानंद के आंदोलन में परिलक्षित होता है, जो विश्व धर्म एक ईश्वर के ऊपर आधारित था। और विश्व धर्म एक ईश्वरवाद विवेकानंद को वही है। इनके उद्देश्य थे, इनकी भारतीय समाज आंदोलन का उद्देश्य, भारत का जो समाज आंदोलन था उसमें उद्देश्य थे भारत का समाज तार्किक करना, रूढ़िवाद, अंधविश्वासों पर आधारित सामाजिक संरचना को, जो सामाजिक संरचना थी उसको तार्किक, वैज्ञानिक, मानवतावादी मूल्यों पर आधारित करना, ताकि समाज की जो संरचना है उसमें परिवर्तन करना संभव हो। धर्म का तार्कीकरण करना। फिर धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रयास किए गए। सुधार आंदोलन के द्वारा इनका जैसे सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन ये कार्य किए गए। फिर पुनः सजीवीकरण करने वाले आंदोलन जिसमें आर्य समाज, रामकृष्ण परममिशन ये पुनर्जीवीकरण करने वाले आंदोलन थे। भारत में सुधार आंदोलन की प्रवृत्ति किस तरह की थी? तो भारत में सुधार आंदोलन की 4 प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, जिसमें आंतरिक सुधार के रूप में समाज सुधार, आंतरिक सुधार करें तो समाज सुधार होगा यानी ब्रह्म समाज। कानून द्वारा केशव चंद्र सेन और महादेव गोविंद रानाडे द्वारा कानून सुधार पर बल दिया गया। और प्रतीकात्मक बदलाव द्वारा सुधार, तो ये यंगवंग आंदोलन में थे। और सामाजिक कार्यों में सुधार तो SNDP आंदोलन द्वारा किए गए। फिर सुधार आंदोलन के कारण क्या थे? सुधार आंदोलन के कारण औपनिवेशिक कालीन जो भारतीय समाज था उसमें विसंगतियां विद्यमान थी, जिसमें जाति असमानता, लिंग असमानता और अस्पृश्यता के तत्व जो थे, गौण सारे अंधविश्वास एवं रूढ़िवाद आदि ये सारे तत्व विद्यमान थे। अंग्रेजों के आगमन के साथ तर्क बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार हुआ। तो अंग्रेजों के आगमन के साथ तर्क बुद्धिवाद हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का और आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार हुआ था। आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। फिर ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण किया जा रहा था उस समय, और आधुनिक शिक्षा प्राप्त नवीन बुद्धिजीवी वर्ग, मध्यम वर्ग का उद्भव हो गया था। तो इनके द्वारा सुधार आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया। और समाचार पत्रों, यातायात के साधनों का भी विकास हो गया था। तो इसलिए इनके सुधार आंदोलन के ये सब परिस्थितियां बनी और सुधार आंदोलन हुआ, इसके कारण थे। भारत में सुधार आंदोलन की उपलब्धियां किस तरह हैं? क्या काम किया? तो सुधार आंदोलन तो तार्किकरण किया, आधुनिक दृष्टिकोण का विकास एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की कर दी, और विभिन्न समाज में रूढ़ियों, कुरीतियों, अंधविश्वासों का उन्मूलन करने में सफल रहे। जाति व्यवस्था में निहित विसंगतियों के विरोध में जन चेतना का विकास किया और जातीय गतिशीलता प्रारंभ कर दी। लिंग गतिशीलता कमजोर की और स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया इन्होंने। लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया के लोकतांत्रिकरण है उसकी प्रक्रिया के अनुकूल मनोवृत्ति का विकास किया, राष्ट्र चेतना का विकास किया। भारत में सुधार आंदोलन की कमियां थी, जैसे संस्कृति के कुछ पहलुओं को महत्व और अन्य पहलुओं की उपेक्षा कर दी इन्होंने। व्यक्तिगत धर्म की शिष्टता को स्थापित करने का प्रयास किया। फिर सांप्रदाय पक्ष परोक्ष रूप से क्या है, सांप्रदायिकता के विकास में सहायक है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिकता के विकास में थोड़ा सहायक रहा है। यह आंदोलन कुछ एक प्रांतों तक और कुछ धर्म जातियों तक एवं तथा मुख्य नगरों तक सीमित रहा है। तो इसकी कुछ सीमाएं हुई। इसका प्रभाव कुछ एक बुद्धिजीवियों तक सीमित था, सामान्य जनमानस प्रायः अप्रभावित था, यानी ग्रामीण जनता इससे अप्रभावित थी।
इसमें मुख्यतः प्राचीन संस्कृति का महिमा मंडन एवं मध्यकालीन संस्कृति की उपेक्षा की है। प्राचीन संस्कृति का महिमा मंडन किया, लेकिन मध्यकाल की जो संस्कृति थी उसकी उपेक्षा कर दी है, उसके बारे में नहीं बताया है। तो भारत में सुधार आंदोलन के क्या निष्कर्ष हैं? तो उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 19वीं सदी में उत्पन्न विरोध एवं सुधार आंदोलन औपनिवेशिक शासन के प्रभाव में से एक था। यानी औपनिवेशिक शासन का जो प्रभाव पड़ा उसमें सुधार आंदोलन उसी में से एक था, जो कुछ कमियों के बावजूद भारतीय समाज को आधुनिक समाज में अग्रसरित करने में अहम भूमिका निभाता है। भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार करने पर, जिस पर आज़ादी के बाद भारतीय समाज आज आधुनिक समाज अग्रसर करने में सफलता प्राप्त हुई है, तो इसमें ये बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की इस क्लास को रिवीजन कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास का रिवीजन।